हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क रीकैप्चर टेक्निक, जो कि हमने लिया है इकोलॉजी यूनिट से। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द सेम वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन ऑब्वियसली यू कैन विजिट माई चैनल टीचिंग पाठशाला। ऑन दैट चैनल आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस कंटेंट इन इंग्लिश, ओके। और अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो ओवरऑल टेक्निक है दैट इज़ मार्क रीकैप्चर टेक्निक, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। एज वेल एज अल्टरनेटिव ईयर में आपको इस पर्टिकुलर टेक्निक से एटलीस्ट पार्ट सी में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियसली आप एटलीस्ट 4 नंबर जो है वो फिक्स कर लेंगे अपने ओवरऑल स्कोरिंग में, ओके। तो ये जो मार्क रिकैप्चर टेक्निक है वो एक्चुअल में आपको देखने को मिलता है पॉपुलेशन इकोलॉजी के पोर्शन में, और पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो एक इकोलॉजी का पोर्शन है, ओके। तो इकोलॉजी में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के लेसन्स हैं, तो उन लेसन में से एक लेसन है दैट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि मार्क रिकैप्चर टेक्निक को ओवरऑल यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है, और हमें ज़रूरत तभी मालूम पड़ेगी जब हम बेसिक पहले डिस्कस करेंगे। हम जो अपना लेक्चर है वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम फोकस करेंगे कि मार्क रिकैप्चर टेक्निक है क्या, एज वेल एज इसके साथ डील कैसे करना है। तो फिर हम अपना ओवरऑल जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट ऑडियंस और सब्जेक्ट जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में स्लाइड के मेंशन कर दिया गया है, दैट इज़ टारगेट ऑडियंस कौन कौन है और ये जो टॉपिक है वो किस सब्जेक्ट से लिया गया है। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन से, बिकॉज अभी जो है हम पॉपुलेशन इकोलॉजी समझ रहे हैं, और पॉपुलेशन इकोलॉजी का ही एक छोटा सा पार्ट है दैट इज़ मार्क रिकैप्चर टेक्निक। तो पहले हमारा समझना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि मार्क रिकैप्चर टेक्निक क्या होता है। तो जैसे कि इकोलॉजिकल टर्म में लिखा गया है यहाँ पे दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव टुगेदर इन अ रीजन। यानी ये क्या है, ये कलेक्शन है इंडिविजुअल्स का जो कि बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज से और एक एरिया में रहते हैं एक साथ, ओके। इस वे में हम एक इकोलॉजिकल टर्म में डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन। आपके सामने जो है डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स मैंने रखे हैं, दैट इज़ आपको यहाँ पे मॉन्की का पॉपुलेशन दिख जा रहा है, फिर पेंगुइन का, फिर डक का दिख रहा है आपको, उसके बाद आपको दिख रहा है जिराफ का पॉपुलेशन एज वेल एज फिर दिख रहा है आपको एलिफेंट का पॉपुलेशन, ओके। तो इस वे में ये सब क्या है, ये एक अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन हाँ जब पॉपुलेशन की बात आ रही है तो हम कह रहे हैं मॉन्की का पॉपुलेशन, एलिफेंट का पॉपुलेशन, ओके। क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है, इंडिविजुअल से मिलकर बना होता है, लेकिन हम मेनली क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेम स्पीसीज जो है वो सेम रहने चाहिए। तो हमने देख लिया कि पॉपुलेशन जो है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे इकोलॉजिकल टर्म में। अब बात करते हैं कि ये पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, एज वेल एज ये किन सब चीज़ों के साथ डील करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है दैट पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस, स्पेशली द पॉपुलेशन अबंडेंस एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहना चाहें तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या करता है, ये एक टाइप का स्टडी है जो कि पॉपुलेशन पे किया जाता है। यानी पॉपुलेशन किस एरिया में हमें हाई देखने को मिलेगी, यानी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो किस एरिया में ज़्यादा होगा, कौन से एरिया में कम होगा, एज वेल एज वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होंगे, पॉपुलेशन का जो साइज़ है उसमें कैसा कैसा चेंज आएगा विथ टाइम। इन सब चीज़ों को स्टडी करना, जिस वे में हम स्टडी करते हैं उसे ही हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। सेकेंड लाइन में मेंशन है दैट इट डील विद द पैटर्न इन द अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस दोज पैटर्न। यानी देखिए पॉपुलेशन क्या है, किसी ना किसी वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बटी हुई है, ओके। तो अब उस पैटर्न के पीछे कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग है एज़ कम्पेयर टू दी अदर। यानी एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको किसी और फॉर्म में देखने को मिलेगा, और अगर आप उसे किसी और पॉपुलेशन से कंपेयर करोगे तो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कुछ और मिलेगा। तो इन सारे पैटर्न के पीछे या इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के पीछे का इनके पीछे का जो मेन फैक्टर होता है, यानी कौन सा मैकेनिज्म इनके पीछे काम कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी डील कौन करता है, दैट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहना चाहें तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे उनका अबंडेंस हो गया या फिर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर वो टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के साथ जो स्टडी डील करती है उसे ही हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो हमने देख लिया कि पॉपुलेशन क्या है एज वेल एज पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है। अब बात करते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जो कि क्या करते हैं, मेजर करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन को।
कंपैरिजन की बात आती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, दो टाइप का पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक पॉपुलेशन को मेजर करना यानी उस पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा, लाइक ओवरऑल वो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है वो पॉपुलेशन या डिक्रीज़ हो रहा है, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, मेजरमेंट्स कहते हैं। ओके, तो कोई ना कोई फैक्टर या कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करके हम एक पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं या फिर दो पॉपुलेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो उन्हीं में से 4 एट्रीब्यूट्स आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर रखा है। पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसके बारे में हम इसी लेसन में पढ़ेंगे। दूसरा है नेटालिटी, जिसका मतलब होता है बर्थ, ओके, यानी कितने ऑफस्प्रिंग्स ने एक पॉपुलेशन में बर्थ लिया। फिर होता है मोर्टालिटी, यानी कितने इंडिविजुअल का डेथ हुआ उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस पैटर्न में जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी बटी हुई है। ओके, तो ये 4 एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का मेजरमेंट करते हैं एज वेल एज दो पॉपुलेशन को कंपेयर भी कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर वीडियोस में आप देखेंगे कि नेटालिटी और मोर्टालिटी का कंसेप्ट जो है वो सर्वाइवरशिप कर्व के साथ जुड़ा हुआ है, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो एंटायरली अलग है। तो उन सब चीज़ों के साथ हम विथ टाइम जो है वो डील करेंगे, बट आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पहला टॉपिक जो है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी मेन जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। तो पहला बात आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है क्या। तो पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या मेंशन किया गया है। दैट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉल्ड द डेंसिटी। यानी डेंसिटी क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि क्या बताता है, पॉपुलेशन का साइज बताता है। नेक्स्ट लाइन में मेंशन कर रखा है दैट डेंसिटी इज एक्सप्रेस एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम। देखिए, डेंसिटी का डेफिनेशन जो है आई थिंक हम लोग क्लास 10th या 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेंसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वो तो एक साइंस के फॉर्म में हो गया, लेकिन जब हम इकोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हैं कि डेंसिटी क्या है तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इन अ गिवन एरिया, जितने भी एरिया को आप कंसिडरेशन में ले रहे हो, उस एरिया में एट दैट पर्टिकुलर टाइम कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्यूमुलेट हो रखे हैं यानी वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें ही हम कहते हैं डेंसिटी। ओके, इन अ गिवन एरिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर 4 इंडिविजुअल उस एरिया में रह रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि डेंसिटी क्या है, दैट इज़ 4। तो इस वे में हम क्या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी और कुछ नहीं है, पॉपुलेशन का साइज है। ओके, इकोलॉजिकल टर्म में हम इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और सिंप्लीफाइड टर्म में आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन साइज। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉपुलेशन का डेंसिटी बताओ, यानी कोई आपसे ये पूछ रहा है कि पॉपुलेशन का साइज बताओ। ओके, तो इस वे में पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज जो है वो एकदम बराबर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है जब भी आप इकोलॉजी के टर्म में पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ डील करते हैं तो। ओके, एज बिकॉज डेंसिटी वर्ड ऐड कर दिया गया मतलब कुछ अलग हो गया, ऐसा नहीं है, कंसेप्ट जो है वो सेम रहता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट मीन्स दे आर आस्किंग कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन साइज। अगर डेंसिटी की बात करें तो इसको इसके 2 टाइप हो सकते हैं। पहला हो सकता है क्रूड डेंसिटी और दूसरा हो सकता है स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी क्या है, इट इज़ द डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस। जैसे कि डेंसिटी को डिफाइन करते टाइम ये बोला गया पर यूनिट एरिया, यानी एक ऐसा एरिया जो कि स्पेसिफिक है फॉर दैट टाइम। लेकिन जब क्रूड डेंसिटी की बात आती है तो जितना स्पेस है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, उन सारे स्पेस को कंसिडरेशन में लिया जाता है। उन सारे स्पेस में जितने भी ऑर्गेनिज्म का नंबर है उन सबको कंसिडरेशन में लिया जाता है और क्रूड डेंसिटी निकाला जाता है। ओके, उसे हम कहते हैं क्रूड डेंसिटी। लेकिन स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये काफ़ी स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू दी क्रूड डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्पेस है उसे कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा है, एक छोटा सा एरिया लिया जा रहा है जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, अगर आप सबको काउंट करके उनका पॉपुलेशन साइज निकालते हो तो वो आपका हो गया क्रूड डेंसिटी। लेकिन एक फॉरेस्ट में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आपको रैबिट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि हाँ वहीं पे सबसे ज़्यादा रैबिट का पॉपुलेशन है, तो वो एरिया क्या हो गया, वो हो गया स्पेसिफिक। तो अगर आप रैबिट का पॉपुलेशन साइज निकालने जाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, उस स्मॉल एरिया को कंसिडरेशन में लोगे, और वो जो स्मॉल एरिया हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया आपका स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी। जैसे कि डेफिनेशन में मेंशन कर रखा है
that specific or ecological density, it is the density per unit of habitat space, that is available area or volume that can actually be colonized by the population. यानी जिस भी population को study करने वाले हैं हम, वो population कौन से एरिया को ऑक्यूपाई करके रखी है, उसी एरिया को हम कहते हैं इकोलॉजिकल या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी. क्योंकि देखिए जो क्रूड डेंसिटी है वो क्या है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, सारे स्पेस को ही हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, जितना स्पेस अवेलेबल है उतना. लेकिन एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें कि किस पे स्टडी होती है, तो किस पे स्टडी होती है, दैट इज स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी पे ही स्टडी होती है. क्योंकि एट अ टाइम हम एक स्मॉल एरिया ही कंसिडर करते हैं जिसमें कि हमें एक ऑर्गेनिज्म का पूरा पॉपुलेशन देखने को मिलता है. ओके तो मैं उम्मीद करती हूँ कि क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक या फिर इकोलॉजिकल डेंसिटी में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा. तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ मार्क रिकैप्चर टेक्निक. पहली बात तो ये आती है कि ये मार्क रिकैप्चर टेक्निक जो है हम इसे पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो हमारी हेल्प करती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं या फिर एस्टिमेट करते हैं. यानी एक्चुअल लाइक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहना चाहें तो एक पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, इस चीज़ को पता करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं वो है मार्क रिकैप्चर टेक्निक. और नाम से ही मालूम हो रहा है दैट इज़ मार्क करना है, रिलीज़ करना है, फिर रिकैप्चर करना है. तो इस वे में लाइक 3 to 4 स्टेप इन्वॉल्व है इस मार्क रिकैप्चर टेक्निक में, जो कि काफ़ी ईजी है एज वेल एज काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अब बात ये आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है, लाइक इस टेक्निक की ज़रूरत क्या है. देखिए प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पॉपुलेशन है एक ऑर्गेनिज्म का और उसमें से आप हर एक इंडिविजुअल को पकड़ के लाओ और लाइक उनको काउंट करो कि हाँ उनका पॉपुलेशन साइज़ कितना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. तो एक एस्टिमेटेड जो है वो वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई एक टेक्निक निकाली गई. उन्हीं टेक्निक में से एक टेक्निक है मार्क रिकैप्चर टेक्निक. ओके तो लाइक इकोलॉजी जो होती है, लाइक जब भी हम इकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में डील करते हैं तो हमेशा मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं. 100% एक्यूरेसी हम नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है. अगर आप कुछ एंट देख रहे हो, एंट का पॉपुलेशन है, तो अगर आप चाहते हो कि उनके पॉपुलेशन को आप, या फिर आप बोल सकते हो एंट का चलिए छोड़ देते हैं, हम क्रो का पॉपुलेशन ले लेते हैं या फिर किसी बर्ड का पॉपुलेशन ले लेते हैं. कोई बर्ड है और आप उनका पॉपुलेशन काउंट करना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एक एक बर्ड को पकड़ के लाओ और उनका पॉपुलेशन काउंट करो? प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर हम इकोलॉजिकल टर्म में देखें तो हाँ काउंट करना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मार्क रिकैप्चर टेक्निक, जिसके बारे में हम देखेंगे कि हाँ ये टेक्निक जो है वो यूज़ कैसे की जाती है. तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेप आपको बता रखे हैं. मैं तीनों स्टेप को आपके लिए पढ़ती हूँ, फिर मैं तीनों स्टेप में जितनी भी लाइक फैक्ट्स हैं उसको एक साथ में समराइज़ करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए. तो फर्स्ट लाइन में मेंशन कर रखा है दैट स्मॉल रैंडम सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन इज कैप्चर्ड, मार्क्ड एंड रिलीज टू डिस्पर्स विद द जनरल पॉपुलेशन. Second step, the marked individual mix freely with the unmarked individual and within a short time are randomly mixed within the population. Third step, the population is resampled and the number of marked and unmarked individual are recorded. तो कर क्या रहे हैं हम, पहले क्या कर रहे हैं, रैंडमली एक पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल को हम निकाल रहे हैं. तो इससे हम क्या कह रहे हैं, कैप्चर. ओके कैप्चर करना. फिर उनको हम मार्क कर रहे हैं. अब मार्क करने का मतलब ये नहीं है कि आप पेन उठा के उनको मार्क कर रहे हैं, नहीं, कुछ ऐसा टैग ऐड कर रहे हैं. मान लीजिए आपने किसी बर्ड को पकड़ा और उनकी लाइक लेग्स में क्या किया, किसी टाइप का टैग ऐड कर दिया, मतलब कोई रबर बैंड लगा दिया या फिर कोई एक ऐसा कलरफुल टैग ऐड कर दिया जो कि एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क काम करेगा. फिर आपने उनको मार्क कर दिया, लाइक इसको मार्किंग कहेंगे. उसके बाद क्या किया आपने, उनको वापस से जहाँ से आपने उनको उठाया था, यानी जहाँ जिस पॉपुलेशन से आपने उनको सैंपल किया था, वापस से उसी पॉपुलेशन में आपने उन सारे मार्क्ड इंडिविजुअल को वापस से छोड़ दिया ताकि वो ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ मिक्सअप हो जाए. ओके तो आपने क्या किया, कैप्चर किया, मार्क किया, रिलीज़ किया. ओके अब आप जब उन सारे इंडिविजुअल को वापस से पुराने पॉपुलेशन में छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो रैंडमली जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी टेंडेंसी है. उनको थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि हमारे में टैग ऐड कर दिया गया है या हमें लेबल कर दिया गया है ताकि हमें बाद में पहचाना जा सके. ओके तो इस मार्किंग या फिर टैगिंग के पीछे यही एक फैक्ट है कि हम आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐड कर रहे हैं फॉर अ टेम्पररी टाइम, ताकि जब हम वापस से उन पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल को सैंपल करें तो हमें ये मालूम हो पाए कि हाँ कितने इंडिविजुअल जो हैं वो मार्क लिए गए हैं और कितने इंडिविजुअल जो हैं वो अनमार्क हुए हैं. ओके फिर थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, कुछ टाइम बाद, मतलब कि मार्क इंडिविजुअल को वापस से उनके ओरिजिनल पॉपुलेशन में छोड़ने के बाद वापस से लाइक कुछ टाइम बाद कुछ और इंडिविजुअल को लिया जाता है, रैंडमली वापस से कुछ और इंडिविजुअल को लिया जाता है.
उसके बाद ये देखा जाता है जो सेकंड टाइम हमने सैंपल लिया है, जो हम लोग इंडिविजुअल को कैप्चर कर रहे हैं ना, उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग करना। ओके, तो जो सेकंड टाइम सैम्पलिंग किया जा रहा है उसमें ये देखा जाता है कि कितने इंडिविजुअल जो हैं वो मार्क निकले हैं और कितने इंडिविजुअल अनमार्क्ड हैं। तो काउंटिंग से मालूम पड़ जाता है कि कितने इंडिविजुअल मार्क्ड हैं और कितने इंडिविजुअल अनमार्क्ड हैं। और मार्क कैसे मालूम पड़ते हैं? क्योंकि आप ही ने टैग ऐड किया है, आप ही ने कोई ऐसा मार्क उनकी बॉडी पे लगाया है किसी ना किसी टैग फॉर्म में, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाँ कितने मार्क्ड हैं और कितने अनमार्क्ड हैं। इस वे में जब आप मार्क्ड और अनमार्क को काउंट करते हो तो आपको क्या पता चल जाता है? पॉपुलेशन का साइज मालूम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा है उसे आप एक फार्मूला में अप्लाई करते हो और वो फार्मूला आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे देता है कि हाँ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन साइज कितना है। तो उस पर्टिकुलर फार्मूले के बारे में हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो आपने ओवरऑल किया क्या? आपने क्या किया है? कैप्चर किया है, मार्क किया है, रिलीज किया है, फिर रिकैप्चर किया है। ओके, उसके बाद आपने अपना डेटा जो है वो कलेक्ट किया है कि कितने इंडिविजुअल मार्क थे और कितने इंडिविजुअल अनमार्क थे। तो ब्लैक पोर्शन में मेंशन किया है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है कि इस टेक्निक में होता क्या है। मार्क्ड एंड रिकैप्चर इज अ मेथड कॉमनली यूज्ड इन इकोलॉजी टू एस्टिमेट एन एनिमल पॉपुलेशन साइज। अ पोर्शन ऑफ population is captured, marked and released. Later another portion is captured and the number of marked individual within the sample is counted. तो जो चीज़ें मैंने डिफाइन की है वही चीज़ यहाँ भी मेंशन कर रखी है, बट हाँ एक हम बोल सकते हैं कि एक ब्यूटीफुली सब चीज़ों को अरेंज करके एक 3 लाइन में डिफाइन कर दिया गया है कि मार्क रिकैप्चर टेक्निक में होता क्या है। फिर मेंशन है द मेथड इज मोस्ट यूजफुल व्हेन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू काउंट ऑल द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। ऑब्वियसली इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब ये पॉसिबल नहीं होता है कि हाँ हम एक एक इंडिविजुअल को पकड़ के उनको काउंट करें, तब क्या करते हैं? तब हम मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं। अदर नेम फॉर दिस मेथड और क्लोजली रिलेटेड मेथड आर इंक्लूडेड। तो हमने जो इसको नाम दिया है दैट इज़ मार्क रिकैप्चर टेक्निक, बट इसके अलावा और भी अलग अलग नाम है, दैट इज़ कैप्चर रिकैप्चर, कैप्चर मार्क रिकैप्चर, मार्क रिकैप्चर, साइट रीसाइट एंड मार्क रिलीज रिकैप्चर। तो ये सारे नाम जो हैं आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है मार्क रिकैप्चर टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं, कभी वो यूज़ कर सकते हैं मार्क रिलीज रिकैप्चर या फिर बोल सकते हैं आपको कैप्चर मार्क रिकैप्चर। तो इस वे में आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये नया टाइप का टेक्निक कौन सा आ गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही टेक्निक के कितने नाम हैं या फिर एक ही टेक्निक से रिजेंबल होते हुए और कितने सारे टेक्निक हैं। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। ऑब्वियसली एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसके और भी कितने कितने नाम हो सकते हैं। तो अगर बात करें फॉर्मूले की, तो मार्क रिकैप्चर टेक्निक को डिफाइन करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन के साइज को एस्टिमेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज n equals to total individual marked in the first sample into size of second sample divided by number of marked individual recapture in second sample। n क्या है यहाँ पे? n है टोटल पॉपुलेशन साइज और मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन में जो है वो n ही निकालने को दिया जाता है। और n का फॉर्मूला क्या है? जितना भी साइज है आपके फर्स्ट सैंपल का वो इंटू साइज ऑफ सेकेंड सैंपल, यानी सेकेंड टाइम आप जब वापस से सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसका साइज क्या है, यानी कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को आपने वापस से रिकैप्चर किया, उसका साइज का वैल्यू आपको न्यूमरेटर में रखना है। फिर डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू आएगा कि जो आपने सेकेंड सैंपल कैप्चर किया उसमें मार्क्ड इंडिविजुअल, यानी कितने इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी बॉडी पे मार्क लगा हुआ है जो आपने फर्स्ट सैंपल में लगाया था, उनकी वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इस वे में size of first sample into size of second sample divided by the number of marked individual recapture in second sample। तो ये तीनों वैल्यू जो है मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है, जस्ट आपको जो वैल्यू दे रखी है वो फॉर्मूले में आपको सेट करना है और आपका आंसर जो है वो ईजिली निकल जाता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज़ करके 1 से 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि CSIR नेट में ही पूछे गए हैं। तो आपको जितनी भी चीज़ें याद रखनी है वो ये कि ये जो टेक्निक है दैट इज़ मार्क रिकैप्चर टेक्निक, इससे क्यों यूज़ किया जाता है, इससे हम क्या पता लगाते हैं, एज वेल एज इसका फॉर्मूला क्या है। बस ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है और कोई भी क्वेश्चन हो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमें लिया है CSIR नेट 2017 जून से। क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट इन अ फील्ड 80 रैट वेर इनिशियली कैप्चर्ड, मार्क्ड एंड रिलीज। आफ्टर 1 month 100 rats were captured in the same field of which 20 were previously marked one. Based on the above observation, estimate the population size of the rat in the field will be. So
आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली दे रखी हैं। दैट इज़ साइज़ ऑफ फर्स्ट सैम्पल कितना है, दैट इज़ 100। साइज़ ऑफ सेकंड सैम्पल कितना बता रखा है, सॉरी साइज़ ऑफ फर्स्ट सैम्पल जो है वो कितना है, दैट इज़ 80 रैट्स। साइज़ ऑफ सेकंड सैम्पल कितना है, दैट इज़ 100। और कितने इंडिविजुअल जो हैं वो 100 में से मार्क निकले, दैट इज़ 20। ओके, तो अगेन आपको तीनों वैल्यू जो है वो डायरेक्ट दे रखी है और आपको क्या करना है, उसे फॉर्मूले में सेट करना है। तो आपके सामने फॉर्मूला जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। दैट इज़ टोटल इंडिविजुअल मार्क्ड इन द फर्स्ट सैम्पल कितना होगा, वैल्यू दैट इज़ 80 इंटू साइज ऑफ सेकेंड सैम्पल, दैट इज साइज ऑफ सेकेंड सैम्पल कितना है, दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल रीकैप्चर इन द सेकेंड सैम्पल, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज़ 20। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट इज़ 400। यानी पॉपुलेशन का साइज कितना है, दैट इज़ 400। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ डील करेंगे जो कि मार्क रिकैप्चर टेक्निक से ही पूछे गए हैं इन CSIR नेट। अगर किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ऑब्वियसली आपके डाउट का रिप्लाई दूंगी। अगर लेसन अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, एज वेल एज़ अगर आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज़ उनको इन सारे कंटेंट्स की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।